एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Everyone please confirm in the chat box beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो इज क्लियर, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. आप सभी लोग ठीक हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो भैया मुद्दा चल रहा था हॉरिजेंटल कर्व का. गुड इवनिंग रोहन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. तो लास्ट क्लास में जो बातचीत चल रही थी वो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड की चल रही थी. और अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड में, वो बातचीत ये हो रही थी कि व्हेनेवर वी नीड टू चेंज द अलाइनमेंट और व्हेनेवर वी नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, जब कभी भी आपको रोड पर ट्रैफिक की डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, तो फॉर दैट वी हैव प्रोवाइडेड द हॉरिजेंटल कर्व. तो सबसे पहले हम लोगों ने हॉरिजेंटल कर्व समझा था कि सर इफ द ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कर्व आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, अगर किसी कर्व के सभी पॉइंट्स हैं जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजेंटल कर्व. और कर्व को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे. किसी भी कर्व को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो उसकी रेडियस से, और दूसरा था डिग्री ऑफ कर्व से. तो देयर इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ द कर्व. क्लियर है बेटा? ठीक है साहब, आपने हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड कर दिया डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ट्रैफिक के. अब वहाँ पर जैसे ही हमारे इस व्हीकल ने हॉरिजेंटल कर्व पे मूव करना स्टार्ट किया था, तो कर्व पाथ पे मूव करने की वजह से द व्हीकल वाज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट वाज P. और P की जो वैल्यू होती थी दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, where m is the mass of the vehicle, v is the speed of the vehicle and r is the radius of the curve. जब आपने थोड़ा सा और इसको डीप में एनालाइज किया तो आपको पता चला ये जो P फोर्स है ये हमारे यूज़र को इस कर्व पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है. तो आप कैसे डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है? तो आपने बोला सर ड्यू टू दिस फोर्स P देयर वे बी टू पॉसिबिलिटी, दो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इस कर्व में हमारे व्हीकल के साथ, और जो दोनों की दोनों चीज़ें ही अनवांटेड हैं. पहला आपने बोला देयर में बी द लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल. क्यों हो रहा था? क्योंकि सर P फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जिसको आप सूडो फोर्स बोल रहे थे, जो कि डेवलप हुआ था जब व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव कर रहा था. तो इस सूडो फोर्स की टेंडेंसी ये होती कि सर ऑलवेज इट विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये आपका P फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा आपके व्हीकल को आउटर एज की तरफ ले जाना चाहेगा. तो जिसको आपने बोला था लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल में बी पॉसिबल ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P. फिर दूसरी कंडीशन आपने बोली कि सर देयर में भी अगेन, अगर ये P की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक लिमिट से, वो लिमिट क्या होगी ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वेरियस कंडीशंस. तो अगर ये P फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो इट में ऑल्सो कॉज द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल. हमारा व्हीकल आउटर साइड ऑफ द कर्व की तरफ क्या कर जाएगा? ओवर टर्न कर सकता है, पलट जाएगा. तो दिस इज द रीज़न आपने इस फोर्स को एक तरीके से बोल दिया था सर दिस वॉज द विलन फोर्स. यस और नो? दिस वॉज द विलन फोर्स. यस और नो? because it is creating the discomfort in the form of lateral skid and the overturning of the vehicle. So these were mainly two problem caused by the centrifugal force P. तो कहानी ये है कि whenever we will design the road, so now in the case of road हमें ये करना है कि हम इस P फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर पाएँ. अब आप सभी को पता है कि सर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बॉडी और इसको आप लेफ्ट डायरेक्शन में
5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हैं, और इफ देयर इज नो अदर फोर्स, तो व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से ये बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, इट विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बट अगर मैं बोलूँ इन ऑन द सेम बॉडी वी आर अप्लाइंग द टू फोर्सेस, एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर दीज टू फोर्सेस, इनकी कंडीशन क्या है, ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम हैं, दीज टू फोर्सेस आर सेम बट द डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, सेम 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी, ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट और राइट, टेल मी। इफ वी आर अप्लाइंग द सेम फोर्सेस बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस there will be no movement of the body, you can say the body will be in equilibrium, the body will be in equilibrium state, yes or no? अरे बोलो भाई हाँ या ना, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो पी फोर्स जो अभी एक्ट कर रहा है उसको अपोज करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फोर्स कहाँ से आए, ये समझ में आ नहीं रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये कर्व है और इस कर्व में ये व्हीकल मूव कर रहा है और यहाँ पर ये पी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम किसी तरीके से एक्सटर्नली ये फोर्स इंट्रोड्यूस करें कि जब व्हीकल वहाँ पे हमारा कर्व पे मूव कर रहा है तो खड़े हैं वहाँ पे और खींच रहे हैं व्हीकल को इनवर्ट डायरेक्शन में। ऐसा तो संभव है नहीं फिर। और जब तक कोई ऐसा फोर्स नहीं होगा जो कि इसके अपोजिट नेचर का हो, तब तक हम इस प्रॉब्लम को भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं, बस ये बताओ। ठीक है, तो फिर एनालिसिस करिए आपने कि सर व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द ओवरटर्निंग। तो आपने बोला P/W शुड बी लेस देन और इक्वल टू B/2H, अगर ऐसा है तो देयर विल बी नो ओवरटर्निंग। फिर आपने बात करी सर कंडीशन फॉर द लेटरल स्किड, अगर P/W की वैल्यू F के बराबर है उस केस में देयर विल बी लेस देन और इक्वल टू F है, तो इन दैट केस देयर विल बी नो लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल। फिर आपने बोला सर हमें ऐसी कंडीशन बताइए जहां पर हम देखें कि ना ही ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल हो और ना ही लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल हो। तो उस केस में बोला आपने सर P/W जो होगा उसकी वैल्यू मिनिमम ऑफ F एंड B/2H होनी चाहिए। फिर आपने देखा व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, तो F इज लेस देन B/2H, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किड, तो B/2H इज ग्रेट लेस देन F। So these are the conditions we have also derived analytically। अभी तक जब हमने किसी भी तरीके का कोई भी डिज़ाइन में, रोड की डिज़ाइन में चेंज नहीं किया है, तो हमने ये देखा कि जब व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो आउटर जो व्हील है, आउटर व्हील जो है उसमें हमेशा एक ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, बिकॉज किसी भी क्षण किसी भी पल हमारा ये व्हीकल ओवरटर्न कर सकता है ड्यू टू दिस फोर्स P। तो आपने बोला था सर ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के पहले, जस्ट पहले की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो वेट ऑफ द व्हीकल है वो हमारे आउटर व्हील पे आ जाएगा, बिकॉज द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील, यस और नो। तो इस वजह से हमें कर्व में, आउटर साइड ऑफ कर्व में बाहरी तरफ रट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको आपने बोला था रटिंग या फिर फॉर्मेशन ऑफ रट्स। और रट्स क्या था, इट इज द वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द पेवमेंट अलोंग द हैवी व्हील पाथ, जहां से हमारा हैवी व्हील लगातार गुजर रहा है उस पाथ के अलोंग आप देख रहे थे हमारे पेवमेंट में एक वर्टिकल सेटलमेंट हो जा रहा था, जिस कंसेप्ट को आपने बोला था रट्स या फिर रटिंग, फॉर्मेशन ऑफ द रट्स और द रटिंग। तो आई होप द इंटायर डिस्कशन, यहां तक की बातचीत करी थी कल हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास, क्विकली आई हैव रिवाइज। और आप देख सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करते तो हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट टू रिवाइज द इंटायर प्रीवियस लेक्चर।
मैंने कल जितने भी टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं उनकी पूरी समरी है आपके सामने, यस और नो। और दोज हु हैव अटेंडेड द क्लास, दोज हु हैव लिसन द डिस्कशन केयरफुली, जिन्होंने क्लास के बाद इसका रिवीजन किया होगा, तो वो सारी चीज़ों को बहुत ही क्विक फॉर्मेट में बहुत ही ईजिली रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट को रिटेन करना। पढ़ हर कोई रहा है, सिलेबस हर कोई कवर कर रहा है, क्लास हर कोई कर लेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, और इससे कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। रिजल्ट आपके आएंगे केवल और केवल आपके एफर्ट से, और वो एफर्ट्स आपको पुट करना है रिवीजन के लिए। जितना अच्छे से आज आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्या इतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो रिजल्ट पक्का है, तो रैंक पक्की है। आज आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, सवाल लग रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ सब भूल गए, फिर बैठ के याद कर रहे हैं, सर ये सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, सर कुछ याद तो आ रहा है लेकिन धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। इस बात के एग्ज़ाम में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने टॉपिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। चलिए, तो ये हो गई आज की ज्ञान की बात। जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग कंफर्म कर देंगे, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। सभी बातें सभी को क्लियर है या नहीं? और अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द टुडेज क्लास। क्लियर है बेटा सभी को? नो डाउट टू नो वन। चलिए भाई, विलन की बात कर ली है तो अब बात कर लेते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हीरो फोर्स। अब इस पी फोर्स का जितना भी प्रॉब्लम था, इसकी वजह से जितना भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आज इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका समापन कर देते हैं। और इसके लिए हम लोग एक बेहतरीन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैंट, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं बैंकिंग। So in the today's class we will talk about the what do you mean by the super elevation, कैंट और बैंकिंग, सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग का क्या कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एक अगले कंसेप्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और लास्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रैक्टिकली रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में किस तरीके से हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। ठीक है, चलिए, तो सुपर एलिवेशन होता क्या, पहले आप ये समझ लो। तो कल हम लोगों ने बात करी थी इनर एज ऑफ द कर्व एंड आउटर एज ऑफ द कर्व। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनर एज ऑफ द कर्व। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका कोई कर्व था तो आपने बोला सर दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द कर्व, एंड सर दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द कर्व। अगर मैं इसको ए और बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ए वॉज द आउटर एज ऑफ द कर्व एंड वी वॉज द इनर एज ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व के लिए हमें इनर एज और आउटर एज पता लगाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। Yes or no? There may be the possibility, there may be the curve something like this,
अगर ये कर्व है तो ऑब्वियसली द सेंटर विल लाई हेयर, फॉर दिस कर्व द सेंटर विल लाई हेयर. In this case, this is going to be the inner edge of the curve and this is going to be the outer edge of the curve. तो किसी भी कर्व के लिए आप इनर एज और आउटर एज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, यस और नो? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना. फॉर एनी कर्व वी कैन इजिली आइडेंटिफाई विच एज इज द इनर एज एंड विच एज इज द आउटर एज. बोलो भाई. मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं. कोई भी कर्व आप प्रोवाइड कर दीजिए, वी नीड टू सिंपली लोकेट कि उस कर्व का सेंटर कहाँ पर है, और बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर वी कैन इजिली टेल विच वन इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड और कौन सी दूसरी वो लिए जो होगी दैट विल बी द आउटर एज ऑफ द रोड. तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को. देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू नो वन. देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू नो वन. चलिए, तो अब आपने मेन बात करी कि सर जब अभी तक हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया इन द प्रीवियस क्लास, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मुझे बताइए अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जिससे हम इस सुपर एलिवेशन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करें. सो व्हाट इज द सुपर एलिवेशन? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर एलिवेशन? समझिए, सुपर एलिवेशन ने बोला कि सर आप जब कभी भी इस कर्व का कंस्ट्रक्शन करेंगे, whenever we are going to construct the road, जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो स्पेशली इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में हम एलिवेशन जो होगा, एलिवेशन ऑफ आउटर एज ऑफ रोड विल बी ग्रेटर देन एलिवेशन ऑफ इनर एज ऑफ द रोड. इनर एज के कंपैरिजन में हम आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू रेज द एलिवेशन ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज. अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाए हैं, प्लान दिखाया है रोड का, क्या आप इसमें ए और बी, इनर एज और आउटर एज के एलिवेशन को कंपेयर कर पा रहे हैं क्या? From this view, are you able to tell me कि which edge is at higher elevation or which edge is at lower elevation? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं इन डायग्राम्स को देख के कि कौन सी एज को आपने हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया है और कौन सी एज को आपने लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया है, बेस्ड ऑन दीज डायग्राम? बोलिए. बोलो भाई, क्या इस डायग्राम को देखकर ये पता चल रहा है कि विच एज ऑफ द रोड इज एट हायर एलिवेशन और विच एज ऑफ द रोड इज द लोअर एलिवेशन? ए इज एट इज नहीं कह सकते हैं, ए शुड बी और ए विल बी एट द हायर एलिवेशन. अगर आप यहां पर फर्स्ट डायग्राम के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ए जो होगी वो हायर एलिवेशन पे हम प्रोवाइड करेंगे. सवाल ये नहीं है. सवाल मेरा ये है कि इस व्यू में जो आप व्यू देख रहे हैं, प्लान व्यू में, हमें ये देखने को मिलेगा ही नहीं कि विच एज इज एट हायर एलिवेशन और विच एज इज एट लोअर एलिवेशन. पॉइंट ये है. हैव यू गॉट द पॉइंट? तो इसके लिए आपको नहीं लगता है, इसके लिए सर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, if I take any cross section XX, तो on this cross section I can see, तो for example this is your A and this is your B. Now I can see for this diagram I am representing the cross sectional view and this is your cross section XX. अगर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं,
अगर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं तो मेरे लिए समझना आसान होगा कि कौन सी एज आपने हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड की है या कौन सी एज आपने लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड की है। फॉर दैट वी रिक्वायर टू विजिट द क्रॉस सेक्शनल व्यू। अभी क्लियर हो गया? तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये चीज हमें क्लियरली दिख जाएगी कि विच एज ऑफ द रोड इज एट हायर एलिवेशन एंड विच एज ऑफ द रोड इज एट लोअर एलिवेशन। यस और नो? कोई प्रॉब्लम किसी को? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? जस्ट अ मिनट। यस, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो मेरे लाल मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इन दोनों एजेस को ए और बी को सेम लेवल पे रखा था तो व्हीकल की कंडीशन कुछ इस तरीके की थी क्रॉस सेक्शनल व्यू में। अब जब आप ए और बी के एलिवेशन में चेंज कर दे रहे हैं, लेट्स से दिस इज योर ए आउटर एज एंड दिस इज योर इनर एज, तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस थीटा व्हीकल की पोजीशन भी तो चेंज हो जाएगी। द पोजीशन ऑफ द व्हीकल विल ऑल्सो चेंज। The position of the vehicle will also change, yes or no? Due to this theta, the position of this vehicle will also change, yes or no? बोलिए भाई। Due to this theta, the position of vehicle will also change. This is the concept of the super elevation. अब ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की वजह से हुआ क्या कि यहां पर जो ओवर टर्निंग की प्रॉब्लम थी, अभी कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, कितना एलिवेशन डिफरेंस होगा, ये थीटा कितना होगा, वी विल प्रोवाइड द ओवर सुपर एलिवेशन इन सच अ वे दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ द ओवर टर्निंग। हम सुपर एलिवेशन इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे जिससे अब हमारे सामने ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जरा समझो। देखो, अगर कोई व्हीकल इस तरीके की पेवमेंट में मूव कर रहा है जहां पर इनर एज और आउटर एज सेम है, तो पी को कंपेरेटिवली कम एफर्ट करने पड़ेंगे इस व्हीकल को ओवर टर्न कराने के लिए आउटर एज की तरफ। यस और नो? But now if we are constructing the road something like this, when the
आउटर एज ऑफ द रोड इज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज, तो अब व्हीकल की पोजीशन भी ऐसी इंक्लाइंड हो जाएगी। और अब जब व्हीकल की पोजीशन भी इंक्लाइंड हो जाएगी तो अब इस पी फोर्स को ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। इस पी फोर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पर व्हीकल को ओवरटर्न कराना। मानते हो कि नहीं? तो देयर विल बी सम एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड। अब इस पी फोर्स के लिए इतना इजी नहीं है, अब इस पी फोर्स के लिए इतना इजी नहीं है कि वो व्हीकल को इजीली क्या कर पाए, ओवरटर्न करा पाए, कि वो व्हीकल को इजीली क्या कर पाए, ओवरटर्न करा पाए। क्लियर है बेटा ये बात सभी को? बोलो। तो जैसे ही आपने सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस किया तो ये ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई। पी जो था वो दो तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। दूसरा था लेटरल स्किड। लेटरल स्किड, अब हमें ये देखना है कि अब लेटरल स्किड की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लेटरल स्किड की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कहीं व्हीकल हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा। देखो एक बात यहां पर ये भी समझ लो, व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसकी वजह से? द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल इज टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। लेकिन बेटा जब आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो अगर आपने जरूरत से ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो भी तो प्रॉब्लम है। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो भी तो प्रॉब्लम है। तब क्या प्रॉब्लम है कि अब व्हीकल हमारा पी फोर्स की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं मूव करेगा, लेकिन ज्यादा सुपर एलिवेशन की प्रोवाइड करने की वजह से देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, देयर मे बी द चांस कि अब आपका ये जो व्हीकल है वो इनर डायरेक्शन में मूव कर जाए। यस और नो? तो देखो लेटरली आउटवर्ड मूव करे या लेटरली इनवर्ड मूव करे, दोनों ही सिचुएशन डेंजरस हैं। लिटरली आउटवर्ड आपका व्हीकल मूव कर रहा है या लिटरली इनवर्ड आपका व्हीकल मूव कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए क्या है, डेंजरस हैं। बोथ द सिचुएशन आर डेंजरस फॉर यू। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो देखो ना हम चाहते हैं कि पी फोर्स की वजह से व्हीकल हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और ना ही हम चाहते हैं कि इस ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की वजह से हमारा व्हीकल इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन सच दैट, हम सुपर एलिवेशन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे सो दैट देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट। लो बात ही खत्म। वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन सच दैट सो दैट देयर विल बी द नो लेटरल मूवमेंट। किसी भी तरीके का कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही इनवर्ड डायरेक्शन में और ना ही आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में। यहां तक की कहानी क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये कहानी क्लियर है? While providing the super elevation, which point you need to take care is clear to everyone? चलो भाई, तो अब आ गया है समय जब हम करते हैं खेल को स्टार्ट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग? आप सुपर एलिवेशन बोल दीजिए, कैंट बोल दीजिए, बैंकिंग बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही है। क्या मतलब है? राइजिंग ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। कर्व के केस में ये कब आप कर रहे हैं? हमेशा नहीं कर रहे। स्ट्रेट पाथ के केस में कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। स्ट्रेट पाथ के केस में कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ स्ट्रेट पाथ यू विल नॉट डू लाइक दिस कि सर आउटर एज को हम हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर दें एज कंपेयर टू द इनर एज। ऐसा केवल और केवल आप कहां पे कर रहे हैं?
ऐसा केवल और केवल आप कहां पे कर रहे हैं? इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व। ऐसा केवल आप कर रहे हैं इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व। क्लियर बेटा? तो दिस वी आर डूइंग ओनली फॉर द हॉरिजेंटल कर्व। ऐसा करने से हुआ क्या? टू काउंटरैक्ट और द काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न और लेटरल स्किड। क्यों प्रोवाइड किया है सुपर एलिवेशन को? क्यों आपने आउटर एज को प्रोवाइड किया है एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज? ताकि हम व्हीकल की जो ओवर टर्निंग और लेटरल स्किड की टेंडेंसी थी उसको अवॉइड कर पाएं, उसको खत्म कर पाएं, पी फोर्स जो था उसको हम काउंटर बैलेंस कर पाएं। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि आप एक्चुअल में इस पी फोर्स को कैसे काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। हाउ यू आर काउंटर बैलेंसिंग दिस फोर्स पी बाई प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन। अब इसके लिए कर लेते एनालिसिस। चलो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिखाया, यहां पर मैंने दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड। इसको मैं फिर से बना दूं क्या? छोड़ो, एक नया डायग्राम बनाते हैं। चीजें जब इंपॉर्टेंट होंगी तो उसको डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये बेसिक लेवल था, ये आपने रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड। अब क्योंकि ये थीटा का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है तो व्हीकल की पोजीशन में भी चेंज आ जाएगा। तो अब व्हीकल की पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस। नाउ द व्हीकल पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? बोलो। मैं बनाने को तो मैं भी बना सकता हूं, डायरेक्टली भी मेंशन कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हों। यू ऑल शुड इन्वॉल्व एक्टिवली। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। अब हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन। क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन के लिए मुझे आप लोग को चाहिए होगा थोड़ा सा सपोर्ट। बताओगे? चलो बताओ। सबसे पहले क्या ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस इज गोइंग टू बी द सीजी ऑफ द व्हीकल। ये इस व्हीकल का सीजी हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द सीजी ऑफ द व्हीकल। और आप सभी जानते हैं कि इस व्हीकल का एक वेट होगा जो कि काम करेगा, कहां से काम करेगा? फ्रॉम दिस सीजी ऑफ दिस व्हीकल। तो चलो सबसे पहले मैंने ये बोला दिस इज गोइंग टू बी द वेट। यार एक बात बताओ, क्या मैं पी फोर्स की डायरेक्शन सही दिखा रहा हूं? बस ये बता दो, यहां पर मैंने जो पी फोर्स की डायरेक्शन दिखाई है क्या वो डायरेक्शन करेक्ट है? क्योंकि पी फोर्स हमें पता है द टेंडेंसी ऑफ द पी फोर्स इट विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस पी फोर्स की जो मैंने आपको यहां पर डायरेक्शन दिखाई है वो करेक्ट है कि नहीं, बस ये बता दो। अब क्योंकि यहां पर आपका व्हीकल जो है वो थीटा एंगल पर टिल्टेड है ड्यू टू दिस सुपर एलिवेशन। इस सुपर एलिवेशन की वजह से हमारा पी फोर्स जो है वो टिल्टेड है, सॉरी व्हीकल जो है वो टिल्टेड है। तो एक काम करते हैं हम सभी, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लगेगा क्या? एक फोर्स आप यहां पर और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन का फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि पी फोर्स की टेंडेंसी है वो आपके व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है। द टेंडेंसी ऑफ द पी फोर्स इज टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। इसके अलावा और कोई फोर्स होगा क्या? बताइए बेटा।
इसके अलावा और कोई फोर्स होगा क्या? सेल्फ वेट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P है, क्रॉस सेक्शनल व्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, इनर एज को हम लोगों ने लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया है एज कंपेयर टू द आउटर एज सुपर एलिवेशन, ताकि हम इस P फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर पाए। अब बताओ, तुम चाहते हो फॉर नो लेटरल मूवमेंट, यही तो कंडीशन थी। तुम चाहते हो कि हमारे व्हीकल का में किसी भी तरीके का कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो, यही तो चाहते हो, हमारे व्हीकल में किसी भी तरीके का कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो। तो कहना इसे फॉर नो लेटरल मूवमेंट मतलब हमारा व्हीकल ना ही इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और ना ही आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो कैन वी से द व्हीकल शुड बी इन इक्विलिब्रियम इन द लेटरल डायरेक्शन। अगर हम किसी तरीके से ये समझ लें कि हमारा व्हीकल जो है वो लेटरल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा, तो ना तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एनालिसिस के लिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, तो अब मैं इन फोर्सेस के कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो भैया अगर P का कंपोनेंट थीटा पे लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी P कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी द P साइन थीटा। यस, क्योंकि एनालिसिस अब हमें थीटा एंगल पे करनी है, तो वी नीड टू टेक ऑल द फोर्सेस इन द थीटा इंक्लिनेशन। फॉर दैट वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसके लिए अब आप फोर्सेस का क्या ले रहे हैं? कंपोनेंट ले रहे हैं। W की अगर बात करें तो दिस एंगल विल ऑल्सो इक्वल टू W, तो W भी यहां पर आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू W cos थीटा एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी W sin थीटा। तो अब थीटा पे जब एनालिसिस करेंगे तो जितने भी ग्रीन कलर से मैंने कंपोनेंट, ग्रीन कलर से जो मैंने फोर्सेस के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया है, इन कंपोनेंट पे बातचीत होगी, इन कंपोनेंट पे बातचीत होगी। क्लियर है बेटा? बोलिए। चलिए, तो इफ यू वांट दैट देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अब यहां पर कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो, देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फॉर नो लेटरल मूवमेंट कहना इससे, देखो जरा, ये मान लो प्लस एक्स है और ये मान लो माइनस एक्स है, ये एंगल थीटा है, तो फोर्सेस ऑन द प्लस एक्सिस शुड बी इक्वल टू फोर्सेस ऑन द वाई प्लस एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू, अगर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ के फोर्सेस और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ के फोर्सेस बराबर हैं, तो देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट। तो देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट, यस और नो? तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं होगा, और यही हम चाहते हैं कि देयर शुड बी नो लेटरल मूवमेंट, कि हमारे व्हीकल में किसी भी तरीके का कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो। आओ देखो जरा। अच्छा, एक टर्म और आ रहा था, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो कहना ही रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस R एंड दिस विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा। क्या इस तरीके से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन दिस वे कैन वी रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो? इन दिस वे कैन वी रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस? चलो आओ भैया, तो फॉर नो लेटरल मूवमेंट आपने बोला उधर के जो फोर्सेज हैं व्हाइट कलर, कौन कौन से फोर्सेज हैं? एक तो है P cos थीटा, और कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है, शुड बी इक्वल टू, ये हो गया W sin थीटा, और ये क्या हो गया? फ्रिक्शन का फोर्स। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट? बताओ भाई, हीरो की एंट्री हो चुकी है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो तुम्हारा विलन वाला फोर्स था उसके लिए अब यहां पर हीरो की एंट्री हो चुकी है। क्या उस हीरो को तुम देख पा रहे हो? अब यहां पर हीरो की एंट्री हो चुकी है। अरे भैया,
जैसे ही आपने ये थीटा प्रोवाइड किया है इनर और आउटर एज के बीच में, उस थीटा की वजह से हुआ क्या, इस पी साइन थीटा को संभालने के लिए, इस पी साइन थीटा को संभालने के लिए हमारा डब्ल्यू साइन थीटा लग गया काम पे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थीटा, केवल इस थीटा की वजह से, सुपर एलिवेशन की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही हमारा व्हीकल एक कर्व पाथ में जा रहा है, उसके वेट का एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो जा रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो डब्ल्यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डब्ल्यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डब्ल्यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जब सुपर एलिवेशन नहीं है तो डब्ल्यू साइन थीटा भी नहीं है, और जैसे ही सुपर एलिवेशन आया, और भैया मेरे लाल सुपर एलिवेशन कहां पर प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेट पाथ पे तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड ही करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व पे। जैसे ही पिक्चर में ये थीटा आएगा, इस थीटा के आते ही हमारे व्हीकल के सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि वो जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। वो जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो दिस इज योर हीरो फोर्स। ये किस तरीके से हम लोगों ने कंपोनेंट लिए हैं, ये बात अगर समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दो। कमेंट नहीं आ रहे काफी देर से तुम्हारे, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे कमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सब एकदम बढ़िया चल रहा है? अरे कौन सी गहराइयों में डूब गए हो? यहीं हो? अरे सब लोग यहीं पे हैं? यस और नो? सब लोग यहीं पे हैं? चलिए साहब, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं बोल सकता हूं देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट। और ये फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है, ये होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। आओ जरा खेलें। अब खेला शुरू करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं पी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। चलो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो पी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। सही है भाई? अब एक काम करते हैं, पीपी वाले एक तरफ ले आते हैं। तो पी कॉस थीटा माइनस एफ पी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। इसको इधर ही रखते हैं, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। पी वाले फोर्सेस एक तरफ कर लिए और डब्ल्यू वाले टर्म एक तरफ कर लिए, कोई दिक्कत? पी वाले टर्म एक तरफ कर लिए और डब्ल्यू वाले टर्म एक तरफ कर लिए। चलो ये भी बहुत हद तक सही है। यहां से पी कॉमन ले लेते मेरे लाल, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और यहां से डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस डब्ल्यू को इधर ले आते तो मैं लिख देता हूं पी बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इधर इसको इधर भेज देता हूं, तो एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, सब सही लिखा है कि नहीं? चेक करते रहना। बोलो भाई।
अरे बताओ, यहां तक की कहानी सही है? देख लो भाई, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत करना बेटा, नोट करने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझ लो। चलो इस बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो आपने लिखा P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है? P बाई डब्ल्यू आ रहा है एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई, ये आ रहा है कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? डिवाइड बाई कॉस थीटा कर देते हैं। और जब डिवाइड बाई कॉस थीटा करेंगे तो ये आएगा P बाई डब्ल्यू, इट विल बी इक्वल टू एफ प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई, दिस इज 1 माइनस एफ टेन थीटा। सुपर एलिवेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, सुपर एलिवेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। वी कैन रिप्रेजेंट द सुपर एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ ई। तो देखो जरा ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं? ई बोल दो या थीटा बोल दो या टेन थीटा बोल दो या सुपर एलिवेशन बोल दो या सुपर एलिवेशन बोल दो या कैंट बोल दो या बैंकिंग बोल दो। सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं? P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। P by W will be equal to E plus F upon 1 minus EF. Can I write like this? कल से बेचैन हैं इसके बारे में, आज इसकी बात कर ही लेते हैं। तो नाउ लेट्स टेक अ नोट पॉइंट। व्हाट इज दिस P by W? ये है क्या P by W? कल से घूम रहा है ये P by W का चक्कर क्या है? कल से P by W की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो दिस P by W इज बेटा नथिंग बट इट इज द इंपैक्ट फैक्टर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। इट इज द इंपैक्ट फैक्टर और द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। P बाई डब्ल्यू इज द इंपैक्ट फैक्टर और द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। कैसे निकालते वैल्यू? तो P होता है mv स्क्वायर बाई आर। हम ये भी जानते हैं W इज इक्वल टू होता है mg, तो m हो जाएगा W बाई जी। ये वैल्यू प्यार से उठा के यहां पर पुट कर दो, तो P विल बी इक्वल टू W बाई जी इंटू वी स्क्वायर बाई आर। बोलो, W बाई जी इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो? W बाई जी इंटू वी स्क्वायर बाई आर। इस W को प्यार से नीचे ले आओ, तो P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर। और तुम सभी जानते हो स्मॉल v की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और कैपिटल V की जो यूनिट होती है वो होती है kmph है। तो अगर इसी को मैं पुट कर दूं, और g की वैल्यू तुम जानते हो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो अगर सारी वैल्यूज को पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 127 आर। v स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, हाँ या ना? तो मेरे लाल, अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो अब मैं लिख सकता हूं क्या कि वी ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ऑल्सो इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और ये प्यारी सी इक्वेशन है जिसको आज के बाद हम लोग जानेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन के नाम से। इसी प्यारी सी इक्वेशन को आज के बाद हम लोग जानेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन के नाम से। बोलो बेटा, कहानी क्लियर है कि नहीं? ये है पूरा तुम्हारी सुपर एलिवेशन की इक्वेशन का डेरिवेशन। बोलो,
कोई इतनी जल्दी नहीं है, आराम से देखो कहाँ से बातचीत शुरू करी थी और कहाँ तक पहुंच गए हैं। इसको छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। कर लिया सभी ने? नोट कर लिया, यस और नो? ये स्लाइड सभी ने नोट कर लिया बेटा, यस और नो? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी टू एनीवन? अभी नहीं नोट कर पाए? कर लो, जल्दी कर लो।
यस बेटा, डन। चेंज कर दें, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। बेटा नोट हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट स्लाइड। चलें आगे बातचीत करें। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसको नोट कर लो पहले। चलिए बेटा देखो, जनरली हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा सुपर एलिवेशन तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है।
थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हमने ज्यादा थीटा प्रोवाइड कर दिया तो ज्यादा सुपर एलिवेशन की वजह से देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी कि व्हीकल हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और वो भी हम नहीं चाहते। यस, तो दैट्स वाई वी विल नॉट प्रोवाइड द, जैसे हम लोगों ने एक्सेसिव सुपर एलिवेशन कैम्बर नहीं प्रोवाइड किया था, उसी तरीके से एक लिमिट से ज्यादा सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अदरवाइज डिजाइन कर रहे थे पी के लिए, बट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सुपर एलिवेशन की वजह से ही। तो यहां पर मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं और बहुत ध्यान से समझना है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? फॉर रोड्स के लिए जनरली ई की वैल्यू क्या होगी? ई विल बी वेरी लेस। ई की वैल्यू बहुत कम होती है। अच्छा, एज पर आईआरसी एफ यहां पर है लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू जो आईआरसी ने रिकमेंड की है वो है 0.15। द वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट रिकमेंडेड बाय द आईआरसी इज 0.15। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशन में 1 माइनस EF की वैल्यू जो होगी वो नियरली इक्वल टू 1 भी हो सकती है? अगर E की वैल्यू बहुत कम है, F की वैल्यू 0.15 है, तो इस केस में 1 माइनस EF की जो वैल्यू है बेटा वो नियरली इक्वल टू 1 भी हो सकती है। दैट विल बी नियरली इक्वल टू 1, यस और नो? दैट विल बी नियरली इक्वल टू 1। क्या लगता है आपको? तो अगर ऐसा है तो क्या इसी इक्वेशन को हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, दैट E प्लस एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो जनरली इस इक्वेशन का ये फॉर्मेट जो है वो ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है वो इस इक्वेशन का ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है। बट ये फॉर्मेट आया कैसे, उसकी कहानी ये है। अगर ये एजम्पशन वैलिड है, इफ दिस एजम्पशन इज वैलिड ओनली देन, तब केवल ऐसा होगा कि आप इस फॉर्मेट पे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इन दैट केस ओनली यू कैन राइट यूज दिस फॉर्मेट। और जनरली सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं। बट पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ये फाइनली फॉर्मेट डिराइव कैसे हुआ। तो ये तो जनरल कंडीशन हो गई बेटा, ये जनरल इक्वेशन हो गई आपके सुपर एलिवेशन की। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हैं, यस और नो? चलिए, अगर यहां तक की बातचीत क्लियर है तो अगला जो डिस्कशन, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ऑल दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। और फाइनली इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास। वो चीज भी हम लोगों ने क्लास में क्या कर ली बेटा, डिस्कस कर ली है। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट को देख लिया जाए। Now let's see the next concept, and the next concept is related to the equilibrium super elevation. The next concept is related to the equilibrium super elevation. अभी आप सुपर एलिवेशन क्या होता है, कैंट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, ये सारी बातें समझ चुके हैं। Now we are going to discuss about the equilibrium super elevation. जरा समझो बेटा ये equilibrium super elevation की कहानी क्या है। पहली बात तो ये जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, पहली बात तो ये जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, ये प्रैक्टिकली कंसेप्ट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रैक्टिकली कोई सुपर एलिवेशन नहीं है। थ्योरेटिकली हम एक ऐसा सुपर एलिवेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं थ्योरेटिकली, जरा ये भी समझ लो। हाउ वी आर डिफाइनिंग थ्योरेटिकली दिस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन।
तो आपने बोला कि सर जब कभी भी हमारा व्हीकल कर्व रोड पे मूव कर रहा है। अब जरा इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके आप ये बोल सकते हो कि सर जितना भी इंपैक्ट फैक्टर या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, उसको संभालने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में हमें दो टर्म दिख रहे हैं। उसको संभालने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस इक्वेशन में दो टर्म दिख रहे हैं, और एक टर्म है E और दूसरा टर्म है F। बोलो, मतलब एक तो लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है और दूसरा हमारा सुपर एलिवेशन है, जो इस इंपैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के इफेक्ट को मैनेज कर रहा है। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की कहानी क्या है कि आपने बोला सर हम उस सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो सुपर एलिवेशन विल बी ओनली सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द पी। केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला, अकेले बैलेंस करने के लिए हमारा सुपर एलिवेशन ही सफिशिएंट होगा। ऐसे अकेले सुपर एलिवेशन को, जो अकेले ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, उस सुपर एलिवेशन को हम लोग रिफर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और अगर और एक चीज बोली कि अगर ऐसा होगा, अगर आपने रोड पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो इनर और आउटर व्हील पे जो रिएक्शन होगा या जो प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा। जनरली कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑलवेज देयर विल बी द हायर प्रेशर और द हायर रिएक्शन ऑन द आउटर साइड ऑफ द व्हील, आउटर साइड ऑफ द कर्व। कर्व के आउटर साइड में, कर्व के आउटर व्हील पे रिएक्शन और प्रेशर ज्यादा था, यस और नो। लेकिन केवल और केवल इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ही ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आपने रोड पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो दोनों ही व्हील पे रिएक्शन और प्रेशर क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। द रिएक्शन और द प्रेशर ऑन द बोथ व्हील विल बी सेम, ऑन द बोथ व्हील विल बी सेम। सर आपने एक बात बोली कि सर ये थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, ऐसा क्यों? यार आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारा व्हीकल रोड पे मूव कर रहा है तो व्हीकल के टायर और पेवमेंट के बीच में लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए? क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो सकती है, यस और नो? क्या प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो सकती है, यस और नो? क्या प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो सकती है, यस और नो? Is this possible practically that the value of lateral friction coefficient will be 0? अरे बताओ भाई, क्या प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो सकती है, यस और नो? बोलो। अरे कहां चले गए? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए आपने क्या बोला? सर E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। इस पूरे इफेक्ट को बैलेंस करेगा हमारा अकेला का अकेला सुपर एलिवेशन, और ऐसे सुपर एलिवेशन को आपने बोला इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन।
तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए आपने एफ की वैल्यू को 0 कर दिया है, और प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती है। इसीलिए आपने बोला कि सर ये जो सुपर एलिवेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, दिस इज द थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन बिकॉज प्रैक्टिकली lateral friction coefficient cannot be equal to 0, because practically lateral friction coefficient cannot be equal to 0। ऐसा सुपर एलिवेशन होगा तो रिएक्शन ऑन द इनर व्हील एंड आउटर व्हील विल बी इक्वल टू ईच अदर एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ऐसा कब होगा? एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ऐसा आपको देखने को मिलेगा एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। नाउ यू कैन रीड द कंसेप्ट। इट फील सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P is counterbalanced by the super elevation alone by neglecting the coefficient of the lateral friction F, then pressure below the both tire are same, hence super elevation provided is known as the equilibrium super elevation। ऐसा सुपर एलिवेशन जिसपे इनर और आउटर व्हील पे रिएक्शन सेम होगा और पूरा का पूरा काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will be counterbalanced by the super elevation only, that super elevation we can refer as the equilibrium super elevation, that super elevation we can refer as the equilibrium super elevation। किसी को भी ये बात समझने में तनिक सा भी कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। If anyone having any doubt, any query to understand this concept of the equilibrium super elevation, you can tell me in the chat box। बोलो बेटा। Any problem to anyone? Any problem to anyone? All the points till now is clear to everyone? All the points till now is clear to everyone? Yes or no? मान लिया जाए ये बात। क्लियर? चलिए, अगर यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं तो बेटा अब एक काम थोड़ा सा करना आपको। मैंने अब रोड पे जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है। मैंने अब ये रोड पे जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है बेटा वो अब एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर वही वाला हमारा व्हीकल है और इस व्हीकल में दो व्हील हैं, व्हील ए और व्हील बी। कोई मुझे बताएगा क्या कि ए और बी में आउटर व्हील कौन सा होगा? अरे ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू बी द आउटर व्हील, ये सब कुछ अभी अभी बताया था। वी विल बी इक्वल टू द इनर व्हील। यहां पर एक काम कर रहा था फ्रिक्शन का फोर्स, यहां पर था सीजी, सीजी से वेट ऑफ द व्हीकल काम कर रहा था, यहां पे पी फोर्स काम कर रहा था। जब हमने इनके कंपोनेंट लिए थे तो ये हो गया था पी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया था पी साइन थीटा। फिर आपने W के कंपोनेंट लिए थे तो एक कंपोनेंट यहां पर मिल गया था W कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहां पर मिल गया था W साइन थीटा, और ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन R। बेटा मेरी इच्छा है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है तो क्या मेरे लाल यहां पर दोनों व्हील पे रिएक्शन कितनी होगी? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में RA और RB बराबर होगा? मैं चाहता हूं कि आप ऐसा प्रूफ करें। कैसा प्रूफ करें? एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन देयर विल बी द रिएक्शन ऑन द बोथ व्हील विल बी इक्वल टू,
each other. Reaction on the outer wheel will be equal to the reaction on the inner wheel. और ये टर्म आपको पता है कि इन दोनों व्हील के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो b होती है, और हाइट ऑफ द जो CG था वो h था। ये टर्म हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। हाइट ऑफ द CG अबव द रोड सरफेस इज h। बोलो भाई, क्या ऐसा प्रूफ कर सकते हो? और अगर हाँ कर सकते हो तो मुझे ये भी बता दो, ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। यू जस्ट नीड टू सिंपली फाइंड आउट द रिएक्शन on the outer wheel and on the inner wheel, and if we have provided the equilibrium super elevation, you just need to prove Ra will be equal to Rb। आपको केवल ये प्रूफ करना है कि रिएक्शन जो दोनों व्हील पे होगा वो सेम होगा। कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस बात को प्रूफ करने के लिए? लगाओ दिमाग लगाओ। तो आई थिंक 3 मिनट विल बी सफिशिएंट। 5 मिनट, 5 मिनट यार कुछ ज्यादा हो जाएगा। चलो 4 मिनट का टाइम दिया, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 4 मिनट टाइम टू प्रूव दिस।
टेक वन मोर एक्स्ट्रा मिनट, 1 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। हाँ बेटा, प्रूफ कर पाए? प्रूफ हुआ आर ए इज इक्वल टू आर ए। अरे बहुत सिंपल है, प्रूफ हो पाया आर ए इज इक्वल टू आर बी, यस और नो? At equilibrium super elevation, the reaction or the pressure on the both wheel will be equal to each other. Are you able to prove that? बस ये बता दो हाँ या ना, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, बस ये बता दो। प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, बस ये बता दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी घबरा रहे हो तुम लोग, कर सकते हो। और अभी करूंगा तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ सर बहुत आसान है ये। इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट आर ए इज इक्वल टू आर बी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी प्रूव कर पाए, अगर आपने ट्राई भी किया है तो भी पर्पस सॉल्व हो गया। इफ यू हैव ट्राइड, अगर आपने प्रूव करने की सही से कोशिश भी करी है, भले ही आप नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आओ देखो, आओ करते हैं। अरे सिंपल सी बात है, देखो यार, अगर मैं बोलूं कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो सपोर्ट हैं ए और बी, द बीम इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर एंड इफ द लेंथ ऑफ द बीम इज L, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑन द सपोर्ट। इन सपोर्ट पे रिएक्शन क्या होगी, ये आई थिंक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। यस और नो? एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे आसान है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि व्हाट विल बी द रिएक्शन। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पे रिएक्शन कितना होगा सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर, सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर। बस मुझे ये बता दो हाँ या ना में इस बात का जवाब दे दो, क्या तुम इस बीम के लिए रिएक्शंस को फाइंड आउट कर पाओगे? क्या तुम इस बीम के लिए रिएक्शंस को फाइंड आउट कर पाओगे, यस और नो? और अगर रिएक्शन को फाइंड आउट कर पाओगे, ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा यस। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे? अरे सर, इसकी रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल और केवल पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और सर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एल्जेब्रिक fx इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक fy इज इक्वल टू 0 एंड लेट्स से मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। दीज आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन्हीं कंडीशंस को बेटा हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हेल्प से हम सर इस रिएक्शन को निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ फोर्सेस इन द x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0,
algebraic summation of forces in the y direction should be equal to 0 and movement about any point is equal to 0। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा, सोम में पढ़ा, स्ट्रक्चर में पढ़ा, कई बार पढ़ा आपने। हाँ, तो यही तो अप्रोच होती थी रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। दिस विल बी द अप्रोच टू फाइंड आउट द रिएक्शन। तो भैया यहां पर भी व्हील में रिएक्शन ही तो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, लो खेला खत्म। यहां पर भी तो फोर्सेस का आप अलजेब्रिक समेशन ले सकते हैं और ओवर टर्निंग के लिए टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लो। तो अप्लाई करते हैं तीनों इक्वेशन, बोलो। तो अगर मैं लिखना चाहूं टू फाइंड आर ए एंड आर बी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो जरा, अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है। अब कंपोनेंट की बात करेंगे। वी हैव कंसीडर दिस थीटा, तो पी कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा, पी कॉस थीटा जो है वो बराबर होगा डब्लू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का फोर्स। रेफर द डायग्राम, रेफर द डायग्राम। अरे डेनियल आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो एग्जाम्पल दिया था बीम का। किस कंसेप्ट की हेल्प से आप रिएक्शन फाइंड आउट करोगे, बस ये पूछ रहा था। ऑल्दो जो आपने आंसर निकाला है वो भी सही है। बोलो मेरे लाल, क्या मैं लिख सकता हूं P cos थीटा विल बी इक्वल टू W साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का फोर्स? हाँ या ना, जल्दी, हाँ या ना। और बेटा मैं जानता हूं एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, एट ई इक्विलिब्रियम F विल बी इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन का फोर्स हो गया 0। तो यहां से मुझे मिल रहा है P cos थीटा जो होगा वो W साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम हेयर आई कैन राइट P cos थीटा विल बी इक्वल टू W साइन थीटा फ्रॉम द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ऐसा, यस और नो? चलिए, तो नाउ कैन आई राइट अलजेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन की बात करें तो दिख रहा है आर जो होगा वो पी साइन थीटा और डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन होती है लेट्स टेक द अलजेब्रिक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। सभी फोर्सेस का अगर पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लें तो P cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज, P cos थीटा इंटू एच, P cos थीटा इंटू एच एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। और क्या है, W साइन थीटा क्लॉकवाइज लगेगा, RB इंटू बी प्लस RB इंटू बी, ये भी आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें तो W साइन थीटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें तो W साइन थीटा इंटू एच, W साइन थीटा इंटू एच हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ए से ही पास करेगा तो कोई इसका मूवमेंट होगा नहीं, और ये हो जाएगा P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा इंटू बी बाई 2। तो P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा इंटू बी बाई 2। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर कर दिए। देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन को मैंने देखा तो मुझे पता चला P cos थीटा W साइन थीटा के बराबर है। तो P cos थीटा की जगह अगर W साइन थीटा इंटू एच कर दें और ये भी W साइन थीटा इंटू एच है तो ये निपट लेंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 1 ये निपट लेंगे, यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों निपट लेंगे, यस और नो? इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं R। तो अब मैं लिखता हूं RB इंटू बी विल बी इक्वल टू R इंटू बी बाई 2। सही लिखा है? कुछ छूट गया क्या? और R को मैं ये भी तो लिख सकता हूं RA प्लस RB। R को मैं ये भी तो लिख सकता हूं RA प्लस RB। तो लिख देता हूं मैं यहां पे RA प्लस RB इंटू बी बाई 2। अब सही है? नाउ आई थिंक इट्स करेक्ट। देखो जरा बेटा रीअरेंज करके RA इज इक्वल टू RB आ रहा है कि नहीं? क्या यहां से RA इज इक्वल टू RB आ रहा है कि नहीं? चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बता दो। चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बता दो। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द RA इज इक्वल टू RB, यस और नो? एवरीवन डू क्रॉस चेक एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स। बोलो। तो प्रूव कर दिया एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन द रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील एंड द इनर व्हील विल बी इक्वल टू सेम। एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो प्रेशर और रिएक्शन होगा इनर व्हील और आउटर व्हील में वो सेम होगा, यही तो प्रूफ करना था। हो गया। तो सिंपली वी हैव यूज द ऑल द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो केवल हम लोगों ने सभी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज कर लिया और यहां पर इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया। बोलिए भाई। तो आज की क्लास की अगर बात की समरी करें, अभी हम लोग समराइज करें क्या क्या डिस्कशन हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों ने बात कर ली सुपर एलिवेशन कंसेप्ट की। हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन को डिराइव कर लिया। वी ऑल हैव डिराइव्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन। E प्लस एफ इज इक्वल टू या फिर E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर, या फिर इट विल बी इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर ली बेटा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। क्या कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का, और कैसे हम लोगों ने बोल दिया कि दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और एट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन the reaction on the both wheel will be equal to inner wheel and the outer wheel will be equal to each other. तो this is the summary। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर या फिर स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी हैव डिराइव्ड। आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सभी लोगों से मैं इस बात का कंफर्मेशन चाहता हूं कि इन दोनों ही पॉइंट में किसी को कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक है दैट विल बी द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को प्रैक्टिकली या कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट डिस्कशन। ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा, दैट विल बी द नेक्स्ट डिस्कशन। बट बिफोर दैट आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। If anyone having any doubt, any query at any point, जो कुछ भी हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है,
तो आप अपने डाउट्स एंड क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ भाई, सभी लोग कंफर्म कर देंगे एक बार। एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चलिए, अगर यहां तक एक बार कंफर्म कर दो यार, कंफर्मेशन नहीं आ रहा भाई। डेनियल का कंफर्मेशन आया, व्हाट अबाउट अदर्स? डेनियल का कंफर्मेशन तो आ गया है, बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो एहसान ने भी कंफर्म कर दिया है। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? विवेक को भी क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए भाई, एक सवाल करोगे क्या? चलो ये सवाल कर लो। जो कुछ अब तक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वॉट एवर इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है उसको आप यहां पर अप्लाई कर लीजिए। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव 2 मिनट टाइम। इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा 2 मिनट का टाइम। डेटा दिया गया है और कंडीशंस दी गई, देन वी विल हैव द डिस्कशन। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी लोग ट्राई करें। आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेंगे। बट ट्राई सभी लोग करेंगे, अटेम्प्ट सभी लोग करेंगे। एवरीवन डू अटेम्प्ट। सर, एक का 1 in 22.2 है क्या बेटा? आंसर मुझे नहीं याद है। वी विल हैव द डिस्कशन, क्लास में सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा अभी आपके सामने आ जाएगा, आप लोग अपने आंसर निकाल लीजिए। शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? जब सभी लोग ट्राई कर लेंगे तो बता देंगे बेटा। देन आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे।
Should I start the explanation? Should I start the explanation for this question? Have you tried? सभी ने ट्राई कर लिया बेटा? चलिए, तो लेट्स सी द डिस्कशन। अरे सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। क्या बोला गया? बोल रहा है द डिजाइन स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व हैविंग द रेडियस ऑफ आर इज गिवन एज 100 मीटर। अच्छा, स्पीड दे रखी गई है 50 kmph। स्पीड इज गिवन एज 50 kmph। बाई एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, एफ की वैल्यू जो है वो 0.15 है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ। अच्छा, सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी होगी अगर एफ जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इफ एफ इज फुल्ली डेवलप्ड? चलिए तो सॉल्व कर लेते। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। So E plus 0.5 will be 15 will be equal to 50 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 100। तो E की वैल्यू निकाल दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 100, ठीक है, माइनस का 0.15, 0.046 यही आ रहा है क्या? चेक द कैलकुलेशन पार्ट। चेक द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। तो कोशिश तो यही है कि कैलकुलेशन में सही करूं, बट अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो चेक कर लूं, जरूर कर लेना। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन अगर सुपर एलिवेशन 0 है। अगर E 0 है तो F कितना होगा? फिर से वही बात है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो E है 0, F हो जाएगा 50 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू, निकाल दो। तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 100, 0.1968। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अरे मेरे लाल कहां चले गए थे? कहां चले गए थे? यहां पर v kmph में है। E प्लस एफ इज इक्वल टू स्मॉल v बाई जी आर, और ये है कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये कैपिटल V kmph में है, शुरू से बता रहा हूं। स्मॉल v मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करोगे जब kmph में तो यही वैल्यू आ जाएगी। नहीं बताया था क्या? ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था क्या? बताओ भाई। सारी बातें तो बता देता हूं, फिर भी तुम लोग मिस कर देते हो। सारी बातें जितनी मुझे पता है वो सारी बातें तो आप लोग को बता देता हूं। अरे बताया था या नहीं बताया था? बोलो भाई, बताया था या नहीं बताया था? तो फिर क्यों भूल जाते हो? तीसरा क्या पूछा गया है? तीसरा पार्ट भी इन्होंने पूछा है, इन्हें भी बहुत पूछना है। लो अरे यार, E इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। एफ का कोई रोल नहीं है। 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू, यही आ जाएगा जो लास्ट आ रहा था, 0.1968। 0.1968, यस और नो?
because at equilibrium super elevation f will be equal to 0. At equilibrium super elevation the value of lateral friction coefficient will be equal to 0. लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0. क्लियर है सभी को? यहां तक की सभी बातें सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हैं? यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. तो अभी एक टॉपिक और रह गया हमारा जिसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. तो वी विल टॉक अबाउट द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन इन द नेक्स्ट क्लास. सभी लोग एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे इस क्लास का पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है? हाँ या हाँ? अरे बोल दो भाई, बोल दिया करो यार. कोई समस्या, कोई दर्द, कोई तकलीफ? एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन? नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया. तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. डू ज्वाइन द क्लास. तो अभी सुपर एलिवेशन के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे और अगली बातचीत के लिए मिलने वाले हैं 9:30 PM पे. तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम. दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग. थैंक यू.